हेलो एवरीवन, वेलकम टू जर्नी आईएएस। आज हम सीखेंगे कि एथिक्स में कोड बेस्ड आंसर्स कैसे लिखते हैं। और हम विशाखा यादव की कॉपी को लेंगे, जो कि एक टॉपर है, रैंक 8। उनके एथिक्स में 161 मार्क्स आए थे, तो उनकी कॉपी को हम इवैल्यूएट करेंगे और सीखेंगे कि एथिक्स के आंसर्स कैसे लिखते हैं। तो कोड बेस्ड आंसर्स लिखने के कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले जो कोड है उसका आप मीनिंग एक्सप्लेन करेंगे एक पैरा में। उसके बाद आप एक एग्जाम्पल देंगे किसी भी ग्रेट पर्सनैलिटी का, जैसे महात्मा गांधी हो सकते हैं, नेल्सन मंडेला हो सकते हैं, या कुछ भी, कोई भी हो सकते हैं। उसके बाद तीसरे पैरा में आप प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में उसकी रिलेवेंस को बताएंगे और ये एग्जांपल देंगे कि गवर्नमेंट क्या कर रही है किसी स्कीम के बारे में, या किसी ब्यूरोक्रेट का एग्जांपल दे सकते हैं कि उन्होंने क्या किया। उसके बाद चौथे पैरा में आप वे फॉरवर्ड बता देंगे। तो ये 4 पैरा मिलके आपके 150 वर्ड्स आराम से हो जाएंगे और कोड बेस्ड आंसर 10 मार्क्स के ही आते हैं, यानी 150 मार्क 150 वर्ड्स में। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, द गोल्डन रूल ऑफ कंडक्ट इज म्यूचुअल टॉलरेशन, seeing that we will never all think alike and we shall always see truth in fragment and from different points of vision। महात्मा गांधी। तो सबसे पहले हम इसका मतलब समझाएंगे। इसका मतलब ये है कि ट्रुथ जो है मल्टी डायमेंशन होता है, बहुत सारे पर्सपेक्टिव से मिलकर बनता है। तो हम सब एक जैसा से नहीं सोच सकते और सच का कुछ एक हिस्सा ही सोच पाते हैं। तो जब हम टॉलरेशन डेवलप करते हैं तो हम ये समझते हैं कि सबके ओपिनियंस में कुछ ना कुछ सच है और हमारे ओपिनियन में कम्प्लीटली ट्रुथ नहीं है, उसका बस एक फ्रैगमेंट है। तो इसका मीनिंग यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। 2 स्कॉलर्स के नाम भी लिखे हैं, अगर आप नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, अगर याद आ गए तो लिख लीजिएगा। उसका तो एग्जाम्पल है जैसा हमने डिस्कस किया। गांधी जी वॉज ए स्पिरिचुअल पर्सन हु एडवोकेटेड ट्रूथ, सत्याग्रह, इंसिस्टेंस ऑन ट्रूथ टू कंडक्ट हिज पर्सनल एंड पॉलिटिकल लाइफ। अ पर्सन कैन बी टॉलरेंट ओनली if he or she has a persistent audacity to see the instances of truth, rationality and mutual respect from different viewpoints। तो ये गांधी जी का एग्जाम्पल हो गया। यहाँ पे ये डेफिनेशन या मीनिंग था। ये कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू ऑफ ट्रूथ है, ये कीवर्ड है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। कंस्ट्रक्टिविज्म अपने आप में कीवर्ड है। आप हमारे कीवर्ड वाले लिस्ट में इसको ऐड कर सकते हैं। अगर नहीं भी कीवर्ड यूज़ करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर आप कीवर्ड यूज़ कर लेते हैं तो बेटर रहेगा। उसके बाद उसी का मतलब समझाया हुआ है, आप इसे पढ़ लीजिएगा एक बार। तो तीसरे पैरा में, ये पैरा भी हम स्किप करते आगे देखते हैं। तीसरे पैरा में, इस वाले पैरा में यहाँ पे प्रेजेंट रेलेवेंस है, मॉब लिंचिंग, इंटॉलरेंस इन सोसाइटी, रिलीजियस फंडामेंटलिज्म, ये सब। तो ये प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में रेलेवेंस है। और इस प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट के रेलेवेंस के हिसाब से कि ये एक एग्जाम्पल है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसको सॉल्व करने के लिए ये सारी चीज़ें कर रहा है। तो अगर आप इसको लिखने के बाद इसको एग्जाम्पल डालते तो मेरे हिसाब से बेटर होता, पर ये भी सही है। उसके बाद फाइनली हमने एक कंक्लूजन दे दिया, वे फॉरवर्ड दे दिया। ग्लोबली टू एड्रेस द डाइवर्स नॉन कन्वेंशनल थ्रेट्स अमंग डिफरेंट नेशंस टू डील विद क्लाइमेट चेंज नॉन स्टेट एक्टर्स, वी नीड accommodation and mutual toleration as a global golden rule of conduct। अब यहाँ 2 चीज़ें हुई। पहला तो ये कि ये एक वे फॉरवर्ड है। दूसरा, हमने प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में रिलेवेंस को और ब्रॉडन किया। तो किसी भी कोड बेस्ड आंसर में सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि आप प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट के रिलेवेंस को ब्रॉडन करें और 1-2 एग्जांपल्स दें। तो यहाँ पे 2 एग्जांपल्स तो दिया जा ही चुका है, एक गांधी जी का और एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, और मीनिंग तो सबसे पहले पैरा में क्लियर था ही। तो ऐसे आपका एक कोड बेस्ड आंसर आराम से क्लियर हो जाएगा। 2 एग्जांपल्स हो गए, प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में रेलेवेंस हो गया, मीनिंग क्लियर हो गया, और वे फॉरवर्ड हो गया। प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में अगर आप 2-3 रेलेवेंस दिखा सके तो बढ़िया। जैसे यहाँ पे ऑलरेडी मॉब लिंचिंग, इंटॉलरेंस इन सोसाइटी, रिलीजियस फंडामेंटलिज्म, ये 3 कीवर्ड्स लिखे हैं, 3 रेलेवेंस। और चौथा भी है नॉन कन्वेंशनल थ्रेट्स, 5वां है क्लाइमेट चेंज। तो इस तरह से कोड बेस्ड आंसर कंप्लीट हो गया। अब दूसरा है, द माइंड ऑफ द सुपीरियर मैन इज कन्वर्जेंट विथ राइटियसनेस, द माइंड ऑफ मीन मैन इज कन्वर्जेंट विथ गेन। मतलब एक जो सुपीरियर मैन है वो राइटियसनेस की तरफ जाएगा और जो मीन मैन है वो प्रॉफिट ड्रिवन होगा, गेन ड्रिवन होगा। तो अब इसका मतलब हमें समझाना है सबसे पहले, फिर ये एग्जांपल देना है, फिर प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में रेलेवेंस देना है, फिर वे फॉरवर्ड देना है। वे फॉरवर्ड आप प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट के रेलेवेंस के साथ जोड़ कर दे सकते हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में दिया गया था या पिछले कोर्ट में दिया गया था, उसी तरह से इसमें भी आप दे सकते हैं। उसका मतलब सबसे पहले लिखा हुआ है, this statement on Confucius tries to explain the fact that a well-formed great man, a man with sound ethical framework, would always be guided by courage and righteousness in his actions. On the other hand, a narrow-minded simply limit himself to simple cost to benefit analysis in a given situation। तो ये मतलब हो गया, कोर्ट का क्लियर हो गया मतलब पहले पैरा में।
दूसरे पैरा में एग्जाम्पल दिया हुआ है। एक एग्जाम्पल होगा यहाँ पे, जो अच्छा इंसान है जो राइटियसनेस की तरफ जाता है, सुपीरियर माइंड और एक मीन माइंड। तो पहला एग्जाम्पल लाल बहादुर शास्त्री का, जहाँ पे उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था रेल एक्सीडेंट की वजह से रेलवे मिनिस्टर से, जबकि उन्हें लीगली रिक्वायर्ड नहीं था ऐसा करना। तो वो एक एग्जाम्पल है, आप इसे पढ़ सकते हैं। और ये जो आंसर कॉपी है और ये जो पूरा नोट्स है वो टेलीग्राम पे आ जाएगा, तो वहाँ भी देख सकते हैं। दूसरा एग्जाम है स्टालिन का, गेन वाले पर्सपेक्टिव से। उसके बाद एक्चुअली में यहाँ पे सीधा वे फॉरवर्ड है, क्योंकि प्रेजेंट और वो वे फॉरवर्ड प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में रेलेवेंस के साथ जोड़ कर लिखा हुआ है कि सिविल सर्वेंट को इम्पार्शियल और कंसर्टियस होना चाहिए, ताकि एथिकल डायलेमास और पब्लिक प्राइवेट स्फेयर में जो डिफरेंस करके दोनों को अलग रख के चलना होता है, पब्लिक को प्राइवेट से नहीं जोड़ना होता है, प्राइवेट स्फेयर को पब्लिक स्फेयर से नहीं जोड़ना होता है, तो उस हिसाब से ऐसे काम करना होता है। तो ये एक प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में रेलेवेंस भी है और वे फॉरवर्ड भी है, पर ये एक छोटा वे फॉरवर्ड है। अगर ये स्टालिन और लाल बहादुर शास्त्री का जो एग्जाम्पल है वो कम वर्ड्स में एक पैरा में ख़त्म किया जा सकता तो बेटर होता, ताकि हम प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में रेलेवेंस के लिए एक और पैरा दे सकते थे। वे फॉरवर्ड वाला पैरा तो प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में रेलेवेंस के साथ ऐड करके दिया ही हुआ है, और साथ में हम अ, सिर्फ प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में रेलेवेंस वाली बात एक पैरा ऊपर कर सकते थे, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया गया था। जैसे प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में और क्या रेलेवेंस लिखा जा सकता था, ये जितने भी क्लाइमेट चेंज के लिए एनजीओज काम कर रहे हैं उनके बारे में लिखा जा सकता था। आप प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट रेलेवेंस को एक पूरा पैरा देंगे ऊपर में, और नीचे में वे फॉरवर्ड के साथ साथ प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट के रेलेवेंस को इंटीग्रेट करेंगे, जैसे इसमें भी किया हुआ है, पिछले वाले में भी किया हुआ है कि प्रेजेंटली ऐसा होना चाहिए क्योंकि ये प्रॉब्लम्स है। तो वो सजेशन के फॉर्म में हो गया एक प्रॉब्लम के साथ, तो प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट रेलेवेंस हो गया, और ऊपर है पूरा का पूरा प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट रेलेवेंस। इसमें नहीं है पर इसमें ऐड हो सकता था, तो कोई ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव आंसर हो जाता। ठीक है, आप प्लीज़ इसे पूरा देखिएगा, और अगर नहीं समझ आए तो एक बार और देखिएगा, और कोई प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और टेलीग्राम पे इसका नोट्स आ जाएगा, तो आप प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। थैंक यू एवरीवन, सी यू नेक्स्ट टाइम।